वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ निर्मित जैविक खाद। ठीक है, जैविक खाद का मतलब है कि रासायनिक से युक्त जो होती है, जैसे अपनी गोबर खाद हो गई, केचुआ खाद हो गई, तो वो वगैरह जो है इसमें आती है जैविक। भारत का एकमात्र राज्य ऐसा था जो जैविक खेती पर आधारित था, सिक्किम। और राजस्थान का अगर कोई जिला पूछे जैविक खेती पे आधारित तो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। ठीक है, और अपन कहते हैं ना डूंगरपुर बांसवाड़ा ये आदिवासी इलाके पर अपने से बहुत आगे हैं, बेटर है, जैविक खेती की जाती है सबसे ज्यादा। अगर अपन पूछे निम्नानुपात तो डूंगरपुर उधर का है, यानी दक्षिण राजस्थान। ठीक है, तो ये वर्मी कंपोस्ट बनती किससे? केचुआ किनको खाएगा? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अपशिष्ट पदार्थ में आप समझते हैं, जैसे फूल पत्ते, सड़े पर फूल, बचा हुआ खाना, पत्तियां वगैरह जो भी है वो इसमें आ जाती है। इनको ये क्या करते हैं? खाते हैं और विष्ठा के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसमें मिलते हैं खाद के रूप में। ठीक है, केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। या अपन कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बनाने का अध्ययन करते हैं, वो किसमें करते हैं? वर्मीकल्चर। केचुओं को जैसे एक केचुआ है उसको प्रजनन करा के हमें बहुत सारी संख्या बनानी है, क्या करेंगे? वर्मीकल्चर। जैसे अपन सेरिकल्चर करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, कीट पालन वगैरह जो भी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना कि जो केचुआ है, ठीक है, एक साइंस का यह कि केचुआ वैसे तो एपिसोडिक जीव होता है। ठीक है, ये इसमें दो लिंग पाए जाते हैं। एक ही जीव में क्या पाए जाते हैं? दोनों लिंग पाए जाते हैं, फीमेल, मेल और फीमेल दोनों लिंग एक में पाए जाते हैं। चाहे तो ये खुद ही जनन कर सकता है, लेकिन ये जीव ऐसा है कि क्या करेगा? अन्य जीव पे आधारित करके क्या करेगा? जनन। ठीक है, मेल और फीमेल एपिसोडिक जीव वैसे खुद कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है? अलग करता है। इसमें एपिसोडिक जीव में खुला रक्त परिसर तंत्र पाया जाता है। सुना? बंद और खुला, इसमें बंद पाया जाता है, वैसे खुला पाया जाता है सामने, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? बंद। ये इसका अपवाद है। दूसरी चीज के जो केचुआ है, अब ये तो है नहीं कि केचुआ कोई सा भी ले ले, केचुए 3 प्रकार के होते हैं कहते हैं। और केचुए यानी पर कह सकते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कितने प्रकार के? 3। तो पहला तो है सतह के ऊपर, सतह के नीचे, और तीसरा गहरी सतह में। ठीक है, अब अगर पूछ लिया निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने में महत्वपूर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा? सतह के ऊपर। यानी मान लो कि जैसे अपन ये टैंक बनाया किसके लिए? केचुए के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैंने वो डाले हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसके बीच में क्या पाया जाता है? ये सतह वाला, तो ये क्या करेगा? इनको ज्यादा खाता है। जो ये ऊपरी सतह वाला है इनको ज्यादा खाएगा, ज्यादा अपने को खा देगा। ठीक है, सतह के नीचे वाले ये यहाँ पे पाए, यहाँ पे ये सतह हो गई, सतह के नीचे, और गहराई वाले यहाँ पे। जैसे आपने खड्डा खोदा हो, जैसे अधिकतर जो गाँव में बाढ़ हो गए उसके नीचे जहाँ नीला हिस्सा होता है वहां खोदना, अधिकतर ये मिलेगी। लट्टे को केचुआ बोलते हैं, लट्टा वो नहीं होती है ना, केचुआ मिलता है। और केचुए को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र। और दुश्मन दीमक। एक चीज हो रही है, वर्मी कंपोस्ट जब अपन यूज कर रहे हैं तो दीमक लगने का खतरा कम होता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको करा दी थी, इसमें शॉर्ट में करा रहा हूं और उनसे लिख लिया। ठीक है, जो अपन छोड़ेंगे वो करेंगे। इसका नाम क्या था पहले का? एपी जे एबी सिक और इंडो जे। याद रखना शॉर्ट में, वैसे नाम इसका ये होता है एपीजे। फिर याद करने के लिए मैंने एपी जे लिख दिया। एनी की डायरी चलती थी 12th की क्लास में, आपको पता तो हिंदी का पार्ट था जिसमें इंक्लेमेशन है, तो एनी वो याद रखो, एनी सिक और इंडो जे। और वैसे भी याद नहीं हो तो ऐसे रख लो कि एपी जे है, एनी के पास गया था, वहां कौन आ गया? इंडो जे। जे के जे याद रख लो। अगर मैं कह दूं कि इन 3 में से सबसे ज्यादा जो मेरे को वर्मी कंपोस्ट दे सकता है वो कौन सा है? एपीजे। क्यों? क्योंकि ये सतह के ऊपर पाया जाता है और सबसे ज्यादा क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को खाता है। एक और आता है जो मैंने लिखा था आपको, आईसी, पहले पूरा नाम बताओ, आईसेनिया फिटिडा। क्या नाम है? आईसेनिया फिटिडा। यानी ये जो आईसेनिया फिटिडा है ये क्या करता है? जनन तीव्र करता है।
क्या करता है, इनकी अपेक्षा ये क्या करता है, जनन तीव्र करता है। यानी कि मान लो कि जैसे हमने 10 इसमें डाले, कुछ समय बाद ये 100 हो गए, ये 20 हुए, तो ज्यादा कौन खाएंगे, ये खाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, तीव्र जनन करते हैं। और इसको याद करने का तरीका है आइसीनिया टिड्डा। टिड्डा को जानते हो, आया भी था टिड्डी का अटैक वाला। तो आईसी या तो याद रख लो, आईसी में सीन है या निया, आईसी नया और फिर टिड्डा, नाम ये है आईसी फिनिलिया टिड्डा। यानी ये क्या करता है, तीव्र जनन, और ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को ज्यादा करता है। या फिर इसको दिक्कत नहीं है। अब अपन चरण लिखवा देंगे थोड़ी आपको, तीन है तो एक बार चरण समझ लो पहले। चरण का मतलब है कि अपन बनाते कैसे, ठीक है। सबसे पहला तो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब है कि इसमें फल फूल बचा हुआ खाना जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैविक होने चाहिए। ये भी इसमें कांच के टुकड़े पे डाल दो, प्लास्टिक में डाल दो, वो नहीं। जो मैंने आपको लिखवाया था जैव न्यूट्रीकरण और अजैव न्यूट्रीकरण, है ना। तो यानी जो जिनको ये नष्ट करता है वही पदार्थ। तो इसमें क्या करना, मिश्रित करना। और कितने दिन तक इनको रखना, 20 दिन। और क्या करना है, इसमें छिड़काव करके सड़ने देना है। यानी 20 दिन तक इसको क्या करना, अपने को पहला चरण क्या लिखा मैंने कि अपशिष्टों को एकत्रित करेंगे और इनको कितने दिन तक सड़ने देंगे, दूसरे चरण में। वैसे ऊपर नीचे हो सकता है चरण कि मान लो मैंने पहले टैंकी बना दी और फिर अपशिष्ट किया, तो भी हो सकता है ना। इसमें 10 × 4 × 2 फुट का क्या बनाना है, टैंकी। और अब मैं लेंगे तो खेल हो सकते, यानी ये मैंने बना दिया 10/4/2 का ये टैंक बना दिया। इसमें मैं अब क्या करूंगा, ये टैंक बना के 2 इंची क्या डालूंगा, बारीक मृदा। यानी ये जो टैंक बनाया इसके नीचे वाले 2 इंच है, इसमें क्या डाल दिया मैंने, बारीक मृदा। तीसरे चरण में क्या करना है मेरे को कि ये जो मैंने अपशिष्ट पदार्थ बनाया था ऊपर, इसको आधा भरना है। कितना, या अपशिष्ट पदार्थ से टैंक को आधा भरना। क्या करना है, यानी ये जो मैंने ऊपर बनाया था 20 दिन पहले जो मैंने छोड़ा था, उसको क्या करना है, इस टैंक को आधा भरना। यानी यहाँ क्या डाल दिया मैंने, अपशिष्ट। फिर चौथे चरण में मैंने कहा था 15 से 20 दिन पुरानी क्या डालनी है, गोबर। वो कितनी, 3 इंच तक। यानी ये जो मैंने आधा टैंक भराया उससे 3 इंच तक क्या डालनी है, गोबर, जो 15 से 20 दिन पुरानी हो। अपन इसमें पालन में सावधानियां लिखेंगे ना, वहां लिखेंगे कि ताजा गोबर में डालना चाहिए। जो ताजा में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस, और मीथेन गैस से केंचुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक। इसलिए अपन ने क्या डाला, 15 से 20 दिन पुराना गोबर। फिर पानी का छिड़काव किया था पहले या केंचुआ डाला था, 4 केजी केंचुआ पानी का छिड़काव वैसे दे दिया अपन ने। फिर अपन 4 केजी का डाला, अच्छे किस्म वाले केंचुए। फिर इसमें डाला मैंने कि लगभग 2 से 3 दिन में 30 से 40 लीटर क्या डालना है, पानी। यानी इसमें क्या करना है, छिड़काव करना। ठीक है, ठीक है। 2 से 3 दिन में 30 से 40 लीटर इसमें क्या करना है, छिड़काव। फिर आता है हमारे पास साबुन। अपन ने केंचुए भी डाल दिया, अपशिष्ट पदार्थ भी डाल दिया, उसको छिड़काव भी दे रहे। तो छिड़काव देके किससे ढकना है, जूट। यानी अपने लिए बोरी गीला करके बोरी ऊपर रखो, ठीक है। फिर आता है कि ये जो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, यानी केंचुआ डाला, तो उससे 30 दिन, यानी 1 महीने में कितना इंची, 15 इंच खाद डायरेक्ट खाद। यानी मैंने आज इसमें डाला, जैसे आज के तारीख में मैंने ये सारा इसको बनाया, तो आज के 1 महीने बाद ये जो लेयर है ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की क्या मिल जाएगी मेरे को यहाँ खाद। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 15 सेंटीमीटर ऊपर ले लूंगा, यानी वो मेरे को खाद होगी। फिर क्या करना है, तो ये मैंने खाद निकाल ली, उसके बाद इसकी निराई गुड़ाई करनी है, यानी इसको पोला करना है। अगर ये 1 महीने में अपन इसमें रोज छिड़काव दे रहे, ये कठोर हो जाएगी, और कठोर से जब केंचुआ ज्यादा मतलब जीवन यापन नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या करना है, अपने को पोला। लेकिन पोला करने से ध्यान रखना है कि खुरपी या पावड़े का प्रयोग नहीं करें,
मानो पावडे का प्रयोग कर रहे हैं, ये केचुआ है, बीच में से 2 हो गया, फिर मर जाएगा ना। तो 15 से 30 दिन में कितने इंची? 15। ये निकालने के बाद अपने को क्या करना है? 8 में खोला करना, ठीक है, यानी गुड़े खोलना है। फिर 90 में यानी फिर 15 दिन को 15 दिन में कितना? 15 सेंटीमीटर, यानी 15 दिन में 15 सेंटीमीटर। और यहाँ खुदाई करके वो छींटे देने अपने को, वही बोरी बिछाएंगे। 15 दिन बाद वापस क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो फिर 15 दिन बाद क्या? पहली बार में कितने दिन में हो रहा है? 30 दिन में। लेकिन दूसरी बार में फिर तीसरी बार में 15 दिन, यानी 4 बार, यानी ये 4 अंतराल तक चलता है। कितने अंतराल तक? यानी कि एक बार ये टेंट बना दिया, उससे 4 बार खाद निकाल सकते हैं। फिर अगर इसमें जितने पोषक तत्व थे, अपशिष्ट पदार्थ, उन सबको तो इन्होंने खा लिया, फिर क्या गारा खाएगी? मिट्टी तो खाने से रहता है, तो इनको फिर अपने को क्या करना पड़ता है? नया गेट बना के वापस डालना। इसको दिक्कत वो भी लिखवा दो, अपनी सावधानी कर आप समझ। वर्मी कंपोस्ट उपयोग यानी इसके महत्व देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ठीक है, पहला कि ये क्या होती है? अपशिष्ट पदार्थ। एक अपन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करेंगे, क्या होगा? तो ये क्या देखेंगे? अपशिष्ट को नष्ट। ठीक है, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? यानी इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पोटास, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, वो कितना पाया जाएगा? 1.75 से लेके 2.5 कितना प्रतिशत। यानी ये जो पूरी खाद बनी है मेरे पास, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 1.75 से 2.5%। आपको पता हो तो जब पादपों को नाइट्रोजन चाहिए, चाहता है नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं पादप? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, ये पादप NO3 के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? इसको ग्रहण करते हैं। आपने नाइट्रोजन चक्कर का नाम सुना था? वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है? 71%। ये क्या करता है? विविध जीवाणुओं द्वारा अपघटन होकर डायरेक्ट किस में होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रेट में के पादप उसको उपयोग करते हैं, जैसे हम भी तो उपयोग करते हैं नाइट्रोजन, हमारे शरीर में जाती है, या हम सब छोड़ते हैं। जैसे हम वायुमंडल में कितनी है? 78%, तो हमारे पेट में ऐसी खाली समझा है कि वो ओनली फॉर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नाइट्रोजन जितनी हम ले रहे हैं उतनी वापस बाहर निकाल रहे हैं। ये पादपों के लिए तो आवश्यक है, पादप शोषण करेंगे, पाचन क्रिया करेंगे या जो भी करेंगे उसके लिए भी आवश्यक है। तो ये नाइट्रेट एक तो बनता है किससे? नाइट्रोजन चक्कर से। दूसरा बनता है कि डायरेक्ट बिजली। किससे बनता है? बिजली जब कड़कती है उसमें भी क्या बनता है? नाइट्रेट। और नाइट्रेट किसके लिए आवश्यक है? पादपों के लिए। तो आपको पता है कि गाँव में अधिकतर कहते हैं कि बूढ़े में बड़े पेड़ के नीचे मत जाना, बिजली पड़ जाएगी। बोलते अपने को कि इसके अंदर तो सांप था इसलिए बिजली गिर गई। तो सांप वाप कुछ नहीं होता है, पादपों को क्या चाहिए होती है? नाइट्रेट। और नाइट्रेट जब बिजली के रूप में मिलती है तो डायरेक्ट बिजली कहाँ जाती है? पादपों, यानी अधिक ऊंचाई वाले पादपों के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा है? 2.5% मान लो। ठीक है, फिर आता है 1.55 से, कहां से? 2.25। ठीक है, क्या पाया जाता है? फास्फोरस, पोटास पाया जाता है 1.25 से 2%। कितना? यानी जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा 1.75 से लेके 2.5%, फास्फोरस पाया जाएगा 1.55 से लेके 2.55% और पोटास पाया जाएगा 1.25 से लेके 2%। अब मैंने यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन लिखा, इनका अनुपात होता है 12:1। 12:1 में क्या करते हैं? ये पाया। ठीक है, ये तो क्या है? परसेंटेज के आधार पर मैंने बताया। अब इस जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें मृदा में उपस्थित
यानी कि जो मृदा पे आता है बैक्टीरिया पाया जाता है वो तो नुकसान नहीं पहुंचाता जैविक खाद, लेकिन मान लो अपन ये केमिकल वाले खाद उपयोग में ले रहे हैं तो मृदा में क्या होता है आखिर टाइम में जाके वो जीवाणु है या बैक्टीरिया वो क्या होता है नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं जीवाणु के लिए भी लाभकारी है। इसके अलावा इसके उपयोग से दीमक नहीं लगती। क्या नहीं लगती? ये भूरे रंग के दाने होते हैं, कैसे? जिनमें क्या पाया जाता है ह्यूमस या पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम हार्मोन पाए जाते हैं, है ना। तो एंजाइम हार्मोन जैसे अपन देखें इसमें ऑक्सीन पाया जाता है, जिब्रेलिन पाया जाता है। जिब्रेलिन जैसे पादपों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तो वो क्या पाया जाता है इसमें हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो ये दीमक नहीं लगने देता है। और मृदा के मेरे वहां जीवाणु लिख दिया तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ कि मृदा के लिए हानिकारक नहीं होगा, पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी हानिकारक नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो पारिस्थितिक तंत्र इसमें कि मैंने केमिकल आज छिड़काव किया, वो वर्षा में बह के पानी में गया, पानी को या उस चारे को कौन खाया? जंतु। जंतु से हमारे शरीर में आएगा, जानवर के भूख को अपन पीते हैं वो हमारे शरीर में, यानी ये क्या कर रहा है हमारे शरीर में हानिकारक, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। ये तो कहते हैं इसकी महत्व। इसके बाद अपन देखते हैं इसके सावधानी क्या रखनी चाहिए। सावधानी ठीक है। पहली सावधानी है सावधानी आगे देखते हैं कि पहली सावधानी, ठीक है, कि जहां हम केंचुआ पालन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? केंचुआ संवर्धन भी बोल सकते हो, पालन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके आसपास जैसे अपने वो टैंकी बनाया, इसके आसपास लाल चींटी, ठीक है। इसके अलावा मेंढक, बिच्छू, तिलचिट्टा, ठीक है, और पक्षी, छिपकली, ईटीसी नाम, यानी ईटीसी क्या करना है? बचा। यानी इसमें लाल चींटी, मेंढक, बिच्छू ये क्या करते हैं? इस केंचुए को खा जाते हैं। अगर केंचुए को खा जाएंगे तो हमें खाद प्राप्त होगी। इनसे क्या करना चाहिए? अपने को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी इनमें जो अपने को क्या ताजा गोबर होती है ना उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कितने 15 से 20 दिन पुराने गोबर का क्या करना चाहिए? 15 से 20 दिन पुराने गोबर का क्या करना चाहिए? तो यूज करना चाहिए, क्योंकि ताजा के गोबर होगी इसमें कौन सी गैस? मीथेन पाई जाती है, जो क्या करती है? केंचुए के लिए हानिकारक है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा देखें तो केंचुआ पालन क्या होना चाहिए? नमी वाले अपन चीटे दे रहे थे इसमें। और चौथा अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो अपन कोला करते हैं ना, इसकी खुदाई, उस समय पावड़ा खुदाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सिकल देंगे ये कट जाएगा बीच से, तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। उसके बाद पांचवा है कि जब अपन ने आपको खाद जब बच जाता है उसको 2-3 दिन तक हल्का सुखाते हैं, फिर 4 एमएम की छलनी से छानते हैं और कहाँ रखते हैं उसे? नमी वाले स्थान पे। यानी कितनी नमी चाहिए इसको? यानी खाद बन गया उसको नमी वाले स्थान पे रखना है, क्योंकि इसको 25% नमी चाहिए और ज्यादा गर्म होगा तो ये नष्ट हो सकता है। इसमें किसी को दिक्कत है? अब आता है हमारे पास एक और बता दूं कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ बुआई से करनी है। किससे करनी है? बुआई। जैसे अपने खेतों में अभी जैसे लाभ में आप देख सकते हो कि ये जो गोबर होती है अपनी गोबर खाद
उससे बेटर होती है, उससे ज्यादा क्या है इसमें पोषक तत्व मौजूद है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है खेत में लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे गोबर खाद से हमने आज डाली तो लगभग 2-3 साल बाद उसका जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लंबे समय तक बनी रहती है। तो प्रति एकड़ में कितना डालना है? 10 से 12 क्विंटल। और कब? बुआई से पहले, यानी कि बीज करने के बाद डालना है, बुआई से पहले। दूसरी जैसे मैं कहूँ गार्डन या बगीचा, इसमें मान लो एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है, तो इस एक पेड़ में लगभग 2 से 10 केजी क्या डाल सकता हूँ? कंपोस्ट। और गमला नहीं होता, गमले में कितना डालना है आपको? लगभग 100 से 200 ग्राम। ये इसकी मात्रा बता दी कि अपने लंबे बड़े खेत में डालना है तो प्रति एकड़ में कितना डालना है? 10 से 12 क्विंटल। और बगीचे में डालना है, जैसे मान लो एक पेड़ है तो उसमें 2 से लेकर 10 केजी यानी किलो तक डाल सकता हूँ। और एक गमले में पौधा है छोटा तो उसमें कितना डाल सकता हूँ? 100 से 200। चला कौन सा लिखा था आपने लास्ट? देखो पहला क्या था, मैं जैव पदार्थ का निर्माण किया था, सड़े गले उसको बनाया था, ठीक। दूसरा क्या था, टैंक बनाया था। तीसरा क्या था, उसको आधा भरा और उसको क्या किया था, आधा करके आधा भरा था। और उसके ऊपर चौथे में देखो मिश्रण, जो आधा टैंक पर दिया 3 तक तो बने, चौथा लिखो मिश्रण के ऊपर 15 से 20 दिन पानी गोबर डालना। 15 से 20 दिन पानी 3 इंच तक गोबर डालना, 3 इंच तक। बोर्ड पे लिखो क्या? 5 वाले को अब शॉर्ट में लिखा दो। अब टैंक में 4 केजी अच्छे प्रजाति के केंचुए डालेंगे, 4 किलो अच्छी प्रजाति के केंचुए डालेंगे तथा टांके को जूट के गीले बोरे से ढक देंगे। टांके को जूट के गीले बोरे से भर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। छठा चरण लिखो, प्रत्येक 2-3 दिन में प्रत्येक 2-3 दिन में 30 से 40 लीटर पानी का छिड़काव। प्रत्येक 2 से 3 दिन में प्रत्येक 2 से 3 दिन में 30 से 40 लीटर पानी का छिड़काव करना। 30 दिन बाद 30 दिन बाद डायरेक्ट मिलेगा। 30 दिन बाद कितने मिलेंगे? 15 सेंटीमीटर। 30 दिन बाद 15 सेंटीमीटर वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा या वर्मी खाद प्राप्त। फिर 8वें चरण में देखो वर्मी कंपोस्ट स्पीड पे भी है, बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्ट निकालने के पश्चात
आगे चलते हैं वर्मी कंपोस्ट निकालने के पश्चात टांके की गुड़ाई कर ले, गुड़ाई कर ले, ब्रैकेट में लिख लो आप समझो पोला कर ले, पोला कर ले, पोला कर ले, जिससे मिश्रण ढीला हो जाता है, जिससे मिश्रण ढीला हो जाता है। इसी में लिखना है पुनः बोलते हैं सर आपने मना किया चल जाएगा कोई पुनः जूट के बोरे से ढक देंगे। जैसे अपने खाद निकाल दिया, खाद निकालने के बाद उसको क्या किया, अपने वापस पोला किया, पोला करने के बाद पुनः उसको जूट के बोरे से ढकना है। छिड़काव तो लिखो, वापस छिड़काव देना है ढक के, फिर लिखो 90 में प्रत्येक 15 दिन में। हाँ सॉरी है तो मैंने इन्फॉर्म किया, अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली तो पशु परीक्षण में क्या है कि आधे से ज्यादा लोग जो पशु परीक्षण से डर रहे हैं ना, उन्होंने तो बी पार्ट से डर के पढ़ाई नहीं कर रहे, हाँ इससे डर रहे, पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि जो बी पार्ट है ना पशु परीक्षण होना है, इसमें 45 क्वेश्चन इसके आएंगे और 105 एक पार्ट के आएंगे जिसमें जीके रीजनिंग वगैरह है। बी पार्ट अगर किसी का बढ़िया है, ए पार्ट में राजस्थान जीके भी बढ़िया है ना, तो भी वो लग सकता है। क्या लिखा होगा, प्रत्येक 15 दिन में 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक 15 दिन में 15 सेंटीमीटर सतह का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है या हो जाएगा। अब इसमें आगे लिखी हुई है कि इसे बार बार निकालते रहे और पुनः बुराई करते रहे, समझ तो जाओगे। 15 सेंटीमीटर वापस करके आप उसे निकालेंगे, उसमें थोड़ी बड़ी रहने देंगे। अब एक 10 का लिखो, कुल 4 अंतराल में, कुल 4 अंतराल में वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा। जिसे निकालते जाए, समय समय पर एक समय समय पर निकाले, समय समय पर निकाली गई वर्मी कंपोस्ट, समय समय पर निकाले गए वर्मी कंपोस्ट को हल्का सुखाकर, 2 से 3 दिन क्या करेंगे, हल्का सुखाएंगे, हल्का सुखाकर 4 mm की छलनी से छानकर प्लास्टिक के बोरे में भरकर रख देंगे। 4 mm की छलनी से छानकर प्लास्टिक के बोरे में भरकर रख सकते हैं। प्लास्टिक के बोरे में भरकर रख सकते हैं और इसे पूरी लाइन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख लो 25% नमी बनी रहे, 25% नमी बनी रहे।
वर्मी कंपोस्ट के गुण क्या क्या है। ये तो अपने लिखे चरण, इसके बाद लिखना वर्मी कंपोस्ट के गुण। ये दानेदार गहरे भूरे रंग का ह्यूमस पदार्थ, दानेदार गहरे भूरे रंग का ह्यूमस पदार्थ। दानेदार गहरे भूरे रंग का ह्यूमस पदार्थ जो कि खरपतवारों के बीजों हानिकारक जीवाणु व दुर्गंध मुक्त होता है। वह दुर्गंध मुक्त होता है, यानी सेक्स में नहीं आएगा, और जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन कितने दे रहे हैं, 1.75 से लेके, इसके बाद आता है फास्फोरस, था 1.55 से लेके 2.25%। फिर आता है पोटास, ये पाया जाता है इसमें 1.25 से लेके 2%। नाइट्रोजन कितना 1.75 से लेके 2.5 तक पाया जाता है। फास्फोरस 1.55 से लेके 2.25 तक पाया जाता है। तो पोटाश है वो 1.25 से लेके 2% तक पाया जाता है। कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है 12:1 होता है ना। ये भी लिख सकते हो इसमें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक। इसमें कई थोड़ा जल्दी लिखो ताकि वो कर सके। इसमें कई पादप वर्धी नियम हार्मोन तथा एंजाइम पाए जाते हैं। पादप नियम पादप वर्धी नियामक जैसे हार्मोन्स एवं एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे जिब्रेलिन व ऑक्सीन, जिब्रेलिन व ऑक्सीन, जिब्रेलिन व ऑक्सीन। ओके, ऑक्सीन ऑक्सीजन लिखते हैं ना, ऑक्सीन ऑक्सीजन। जिब्रेलिन तो क्या करता है, पादप की वृद्धि के लिए सहायक होता है ना। और ये जो है ऑक्सीन, ये क्या करता है, बड़े आकार के फूल व बड़े आकार के फल देता है। ठीक है, अब अगली लाइन में पूछते हैं इसका पीएच मान। इसका पीएच मान 7 से 7.5 होता है। इसका पीएच मान 7 से 7.5 होता है, जिसकी वजह से इसी में लिखना है, जिसकी वजह से भूमि का पीएच संतुलित रहता है।
उसकी वजह से भूमि का पीएच क्या होता है, संतुलित रहता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय रखने वाली सावधानी, या डायरेक्ट निकला तो सावधानी, वर्मी कंपोस्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें सावधानियां चाहिए अपनी। केचुए, केचुए संवर्धन, केचुए संवर्धन या पालन निकला आपका केचुए पालन के स्थान पर, केचुए पालन के स्थान पर लाल चींटी, बिच्छू, छिपकली, तिलचट्टा, लाल चींटी, बिच्छू, छिपकली, तिलचट्टा, मेंढक तथा पक्षियों से बचाव करना चाहिए, तथा पक्षियों से क्या करना चाहिए, बचाव, क्योंकि ये केंचुए को खा जाते हैं, क्योंकि ये केंचुए को खा जाते हैं। दूसरी सावधानी लिखो, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उपस्थित मीथेन गैस केंचुए के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित मीथेन गैस केंचुए के लिए हानिकारक होती है। तीसरा देखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर व अन्य कार्बनिक पदार्थ 15 से 20 दिन पुराना वह सड़ा गला होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अपने छाने होते हैं फेफड़ियां, वो ले जाके डाल दो, सड़ी गली होनी चाहिए, 15 से 20 दिन पुरानी होनी चाहिए। 15 से 20 दिन पुरानी व सड़ी गली होनी चाहिए। तो गोबर या अपशिष्ट पदार्थ दे दे। चौथा लिखो इसी में खाद की पलटाई। खाद की पलटाई या एकत्रित करते समय, खाद की पलटाई या एकत्रित करते समय, खाद की पलटाई या एकत्रित करते समय खुरपी या पावड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुरपी या पावड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे केंचुए कटकर मरने की संभावना रहती है। इनसे केंचुए कटकर मरने की संभावना रहती है।
प्रति एकड़। पांच वाले को पैकिंग के समय वर्मी कंपोस्ट में नमी की मात्रा लगभग 25% होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में कितनी होनी चाहिए नमी की मात्रा? 25%। यानी पैकिंग के समय वर्मी कंपोस्ट में नमी की मात्रा 25% होनी चाहिए। अब वापस आइए देखो वर्मी कंपोस्ट के उपयोग। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग थोड़ा सा और बढ़ा के इसमें कंप्लीट करना है इसको। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग पहला देखो वर्मी कंपोस्ट हाथ को दूर ले जाओ। वर्मी कंपोस्ट को अनाज वाली फसलों में अनाज वाली फसलों में 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट को अनाज वाली फसलों में 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ बुआई से पहले खेत में डालते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ले रहे हैं वो कितना लेना चाहिए? 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल। और कब करना चाहिए? तो बुआई से पहले 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। फिर देखो बगीचे के पेड़ों में आवश्यकता अनुसार 1 से 10 केजी प्रति पेड़, 1 से 10 केजी प्रति पेड़ ये लिखा हुआ था 1 से 10 केजी प्रति पेड़, है ना। गमले में कितने चाहिए? 100 से गमला, हाँ 100 से 200 ग्राम। एक पेड़ में कितने चाहिए? केजी। और गमले में 100 से 200 ग्राम प्रति गमला उपयोग करना चाहिए। एक और रेडियो वर्मी कंपोस्ट के लाभ चले लिखो। पहला वर्मी कंपोस्ट साधारण गोबर खाद की अपेक्षा, वर्मी कंपोस्ट साधारण खाद की अपेक्षा साधारण खाद गोबर खाद की अपेक्षा रोगाणु की संख्या कम होती है। रोगाणु की संख्या कम होती है। जिससे दीमक नहीं लगता, जिससे दीमक नहीं लगती।
दीमक दीमक फिर अगला लिखना दूसरा, इसमें कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। वो उधर लिखा है ना नाम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। वृद्धि वृद्धि मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्या होती है? वृद्धि। फिर अगला है वर्मी कंपोस्ट का असर लंबे समय तक बना रहता है। वर्मी कंपोस्ट का असर लंबे समय तक बना रहता है। वर्मी कंपोस्ट का असर लंबे समय तक बना रहता है। अगला देखो किसान खेतों में फसल अवशेषों को जला देते हैं। किसान खेतों में फसल अवशेषों को जला देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषण फैलता है, जिससे वातावरण प्रदूषण फैलता है। जबकि इस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है। किसान खेतों में अपशिष्ट पदार्थों को या जो शेष पदार्थ बचते हैं, जैसे आपने देखा होगा जड़ें, पत्ते, उन आदि को क्या करते हैं? जला देते हैं, जिससे क्या होता है? वातावरण प्रदूषण होता है। और अगर इसका उपयोग किस में ले सकते हैं? वर्मी कंपोस्ट। जैसे हमने लिखा था सड़ी गली पत्तियां, तो इसमें क्या लेते हैं? जैसे गोबर हुआ, सड़ी गली पत्तियां। हो गया ये अपना जैविक या वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट।